कि जो मुकेश सहनी की पार्टी की जो पृष्ठभूमि अगर देखिए, जो विधायक जीत के गए वो पलटी मार के उधर चले गए, तो क्या पता कि यहां से कोई जीत के जाए और ये फिर से वो उसमें चले जाए। 2019 में जब आप 10 आदमी के बीच में जाते होंगे तो मोदी का विरोध कितना होता था, मोदी के नीतियों का विरोध कितना होता था, बीजेपी के नीतियों का विरोध कितना होता था, और इस बार कितना हो रहा है वो अंतर आपको साफ साफ दिख रहा होगा ग्राउंड पे। भाव है ये लोकसभा के चुनाव, बोलते हैं कि आम चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व में इतनी मायूसी, इतनी सुस्ती। 2024 के लोकसभा चुनाव की तपिश में लोग झुलस रहे हैं। शायद शब्द तीखा लगे, लेकिन तीखे शब्दों से यदि कुछ अर्थ निकलता हो तो उसे प्रयोग करना चाहिए। इस वक्त मौजूद हैं मिथिला हाट में, और एक हमारे सामने पुराने जमाने की बैलगाड़ी है जो दिखाती है कि मिथिलांचल में इस तरह की गाड़ियां पहले चला करती थी, और इस गाड़ी से बदलते हुए मिथिलांचल में आज फॉर्च्यूनर भी चलने लगी है। बैलगाड़ी को बैल खींचता था, अब डीजल और पेट्रोल पे गाड़ियां चलने लगी है। दुनिया तरक्की करने लगी तो मिथिलांचल भी थोड़ी बहुत तरक्की कर ली, सड़कें बन गई, थोड़े बहुत हॉस्पिटल के भवन भी दिखाई देने लगे। लेकिन एक तरफ जहां दुनिया चांद छू रही है, वहीं मिथिलांचल चांद तो क्या दिल्ली को छूने से भी तरसता है। आज भी मिथिलांचल में अधिकतर लोग ट्रेनों में बोरे की तरह भर के चलते हैं। हम थोड़ा सा दृश्य भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। मिथिलांचल के जो मिथिला हाट है, जिसकी चर्चाएं अक्सर होती रहती थी, जिसके ऊपर में वोट लोग मांगते रहते हैं, जिसके ऊपर में नेता कहते हैं हमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। आखिर उसमें है क्या? एक तालाब, कुछ होटल्स, कुछ रेस्टोरेंट, और यही थोड़े बहुत पुरानी सी चीजों को दिखा करके आप इसे उपलब्धि मान सकते हैं। जबकि मिथिलांचल वो जगह है जहां की संस्कृति सबसे पुरानी है। मिथिलांचल वो जगह है जहां की सभ्यता सबसे पुरानी है। बावजूद इसके लोग जो इसके प्रेजेंटेशन नेताओं को करना चाहिए, जो मिथिलांचल को वैश्विक पटल पर लाना चाहिए, वो नहीं ला पाते हैं। जातीय समीकरण में आज भी यहाँ के राजनेता जकड़े हुए हैं। यदि जातीय समीकरण और जातीयता के नाम पे आपको वोट लेने की जरूरत पड़ रही है और लोग वोट दे रहे हैं, इसका मतलब है क्षेत्र विकास नहीं किया है। यदि क्षेत्र विकास कर चुका होता तो जात के नाम पर कम से कम आरपी मंडल हो, चाहे सुमन कुमार महासेठ हो, या फिर बसपा से गुलाब यादव हो, किसी को वोट नहीं मिलता। जात हटा दिया जाए तो बहुत सारे नेताओं के कैरेक्टर को एनालिसिस किया जा सकता है। अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। देवेंद्र यादव सबसे ज्यादा बार यहां पे सांसद बने हैं। यहीं के मंगनीलाल मंडल भी सांसद भी हुए, बाद में राज्यपाल भी बने। बहुत सारे नेताओं की यहाँ पे यादें हैं। माफ कीजिएगा, मंगनीलाल मंडल नहीं, धनिकलाल मंडल राज्यपाल बने, मंगनीलाल मंडल सांसद यहाँ पे बने हैं, और बड़े अति पिछड़ा के नेताओं में गिनती किया जाता है। क्या लगता है कि आज भी जब जातीय नाम पे किसी को वोट लेने की जरूरत पड़े, आरपी मंडल की जीत बहुत मजबूत मानी जाती है यहाँ पे, क्योंकि अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, तो विकासशील जगह माना जाएगा उसे? देखिए, ये आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है कि जब जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगा जाए, मांगना पड़ जाए, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। हमने विकास नहीं किया है, अन्यथा इसीलिए हमें जात के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। जहां तक झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की बात है, तो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र 72 से ये लोकसभा क्षेत्र बना, तब से अगर ला करके देखिए तो इस लोकसभा क्षेत्र का ये रहा कि यहाँ से बड़े बड़े तुर्रम खां बने और केंद्र में मंत्री भी बने। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, उसके बाद जो है गौरी शंकर राजहंस यहाँ से गए, फिर आपका देवेंद्र यादव गए, धनिकलाल मंडल गए। अब जैसे आपने बताया भी है कि धनिकलाल मंडल जी हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये इस धरती ने नेता तो पैदा किया, लेकिन विकास से कोसों दूर रहा। थोड़ा बहुत अब दिखाते रहिए, गाड़ी दृश्य, बाकी दृश्य हमारे चेहरे पे अटकाइए मत दर्शकों को। लग रहा है कि ये जो है इस बार का चुनाव कितना रोमांचक लग रहा है। यहाँ पे 3 बड़े बड़े प्लेयर हैं। सुमन महासेठ सीधा बीजेपी को छोड़ के, कल तक जो एकदम से कट्टर आरएसएस कहलाते थे, आज लालटेन के सहारे या फिर लालू यादव परिवार के सहारे चुनाव जीतने की जुगत में है। मुकेश सहनी को बहुत बड़ा यहाँ पे जनाधार तो है नहीं, तो लालू यादव के सहारे ही जीतने के जुगत में होंगे। बिल्कुल। जैसे कि सबको पता है कि आरपी मंडल यहाँ के सिटिंग सांसद हैं। आरपी मंडल जदयू से हैं, चूंकि ये जदयू कोटा से इस सीट को दिया गया है एनडीए में,
और दूसरा जो सबसे रोचक बात है, जो महागठबंधन को सीट ये मिली मुकेश सहनी को, तो ये जो सुमन कुमार महासेठ हैं, वर्षों से, कई वर्षों से वो आरएसएस के आदमी माने जाते रहे हैं कि आरएसएस के हैं। वो लाठी और निक्कर पहन के वो शाखा में जाना उनका, और राष्ट्र के प्रति वो जो राष्ट्रवाद वाला जो उनका था, वो अचानक सा उनका जो है भगवा तौलिया चेंज होकर के हरियर का तौनी जो है वो धारण कर लेते हैं। और ये फिर पता नहीं जनता कितना इसको बुना पाए। सवाल हमको मन में आ गया, अब सवाल करते करते ही मन में थोड़ा सा आ जाता है कि जब सुमन महासेठ कहते हैं कि बनिया वोट सारा हमारे में ट्रांसफर हो रहा है, वापस आ रहा है हमारे साथ में, समीर महासेठ से उस दिन बातचीत हो रही थी, बोले सारा बनिया वोट हमारे पास में आ गया, जितने भी बैच से बनिया वोट हैं वो मिल जाए, तो फिर गुलाब यादव को क्यों छाड़ते हैं कि यादव वोट उनके पास नहीं जाएगा? बिल्कुल, अगर वो बनिया का वोट इनके पास जा सकता है, जो बनिया हमेशा से बीजेपी का कोर वोटर रहा, तो यादव भी तब तो ये लगा सकते हैं कि वो गुलाब यादव के पास जा सकता है। यादव जब जाएगा तो मुस्लिम साथ साथ जाएगा। बिल्कुल, यादव और एमवाई समीकरण उनका उसका तो है ही, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, दुविधा एमवाई समीकरण का दुविधा सुमन महासेठ पे ये है कि क्या हम अगर उनको वोट देंगे तो आफ्टर जो विनिंग जो है, जीतने के बाद क्या ये यहाँ रहेंगे या चले जाए? अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री के विरोध में एक शब्द नहीं बोला है, तो इससे अंदाजा लगता है कि मोदी भक्त अभी भी वो है। और बिल्कुल है, क्योंकि जो मुकेश सहनी की पार्टी की जो पृष्ठभूमि अगर देखिए, जो विधायक जीत के गए वो पलटी मार के उधर चले गए, तो क्या पता कि यहां से कोई जीत के जाए और ये फिर से वो उसमें चले जाए, तो जो वोटर इसके महागठबंधन के जो वोटर हैं वो तो ठगा ठगा सा महसूस करेंगे। उनको तो दुविधा है कि वोट करें तो करें किसको। अगर हम महागठबंधन को जिताते भी हैं तो क्या पता कौन गारंटी लेगा, ये क्या मोदी जी की गारंटी की तरह गारंटी होगा कि ये फिर वो यहाँ पे रुक जाए? अच्छा, एक चीज और देखें, चुनाव कवरेज तो आप घूमते रहते हैं अक्सर, तो लगता है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो स्लोगन चलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर बाकी सारे कई मुद्दे पे जो चुनाव देश में हो रहा है, यहाँ मधुबनी में नजर आता है कहीं आपको? नहीं, कुछ तो फर्क पड़ा है। जो 10 साल एंटी इनकम्बेंसी वाला जो था, जो आप अगर देख, आप भी आज से नहीं, काफी पुराने पत्रकार हैं और काफी दिनों से करते आ रहे हैं, आप देखते होंगे कि जो 2019 में, आपने 2019 को भी बड़ा बारीकी से कवरेज किया है। 2019 में जब आप 10 आदमी के बीच में जाते होंगे तो मोदी का विरोध कितना होता था, मोदी के नीतियों का विरोध कितना होता था, बीजेपी के नीतियों का विरोध कितना होता था, और इस बार कितना हो रहा है, वो अंतर आपको साफ साफ दिख रहा होगा ग्राउंड पे। भले ही, और दूसरी बात कि वोटर में मायूसी है, वोटर शांत हैं, बिल्कुल शांत हैं। फील्ड में जाइए, देखिए, एकदम कोई उत्साह नहीं है चुनाव को लेकर के, जितना, क्योंकि ये सबसे बड़ा चुनाव है। ये लोकसभा के चुनाव बोलते हैं कि आम चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महापर्व है, और इस महापर्व में इतनी मायूसी, इतनी सुस्ती। बिल्कुल, यहाँ जो हमने काफी गांव का, हम लगता है लगभग 6 विधानसभा के 40 से 50 गांव ऑफ द रिकॉर्ड भी घूमते रहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी घूमते रहते हैं, और उन गांवों में लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, ऑन कैमरा हो ऑफ कैमरा हो, बातचीत करते रहते हैं। और जो बातचीत का नतीजा निकलता है, उससे जो हमने अभी तक निष्कर्ष निकाला है कि जो झंझारपुर का चुनाव है कहीं भी एक तरफा किसी के पक्ष में नहीं है। ना आरपी मंडल अपने आप को सेफ जोन में कह सकते हैं, सुमन महासेठ भले दावा कुछ कर ले कि उनके पास में बनिया का वोट और आरएसएस का वोट उनके पास पक्ष में है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के विरुद्ध अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो ऐसा हमें अभी तक बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। बाकी चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो हो सकता है हमारे से बहुत सारे क्षेत्रफल का जो है जगह छूट गया होगा, जिनका में हम कवरेज नहीं कर पाए होंगे, जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हम जहां तक घूमे हैं वहां तक बहुत बड़ा जनाधार हमको सुमन महासेठ में नजर नहीं आया। हालांकि यादव वोट और जनप्रतिनिधि, खास करके जो मुखिया है, वार्ड सदस्य हैं, वार्ड पंच हैं या जिला परिषद के सदस्य हैं, प्रमुख हैं, ये गुलाब यादव के साथ में आपको नजर आए होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि गुलाब यादव के साथ, गुलाब यादव में एक तो चीज है कि वो लोगों को बनाना जानता है, वो अपने साथ जोड़ना लोगों को वो बखूबी जानते हैं। तो जितने भी मैंने भी देखा है, कई उनके रोड शो में भी मैंने देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि कई जगह सभाएं जो हुई है, तो जितने जनप्रतिनिधि हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा यहाँ पे फैक्टर हमें भी लगा कि यहाँ पे तीनों जो के बीच मुकाबला है वो बहुत ही, न किसी के पास 19 है न 20 है। हालांकि प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण से देखें तो गुलाब यादव मजबूत कैंडिडेट हैं झंझारपुर में। वोट कितना वो कर पाते हैं या जीत में कन्वर्ट कर पाते हैं ये तो हम नहीं कर सकते हैं, या फिर आरपी मंडल जातीय समीकरण में बहुत ज्यादा मजबूत है और वो जीत के करीब है, ये भी नहीं हम कर सकते हैं। सुमन महासेठ बहुत नए हैं महागठबंधन के लिए,
वो कितना कन्विंस कर पाते हैं आरजेडी के वर्कर को, सीपीआई सीपीएम के वर्कर को, कांग्रेस के खास करके, क्योंकि कांग्रेस के वर्कर काफी ज्यादा विरोध में हमको नजर आए थे। हमें कई सारे फोन कॉल करके इनका विरोध जता रहे थे, सुमन महासेठ के विरोध में बोल रहे थे। तो ऐसे में वो कितना कन्विंस करके वोट को कन्वर्ट कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव नजदीक है, पोलराइजेशन हो रहा है और पोलराइजेशन में कौन बाजी मारेगा ये 7 तारीख को निर्णय हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो और अधिक जानकारी के साथ में। फिलहाल मिथिला हाट से इतना तक ही।